बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट CS 402 थियरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है एग्जांपल ऑफ PD हमने देखनी कन्वर्जन फॉर्म में। उसके बाद हम देखेंगे जॉइंट्स ऑफ मशीन क्या होते हैं। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ PD देखेंगे कन्वर्जन फॉर्म में। और उसके बाद हम देखेंगे समरी टेबल क्या होता है, रॉ सीक्वेंस क्या होती है, रॉ लैंग्वेज क्या होती है। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये कन्वर्जन फॉर्म की कुछ कंडीशन देखी थी। ये बेसिकली हमारे पास 8 हैं। तो अब ये आपको एग्जाम में सेम एज इट इज आ सकती है। यानी अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको 8 के 8 ही आ सकते हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आपको 2 या 3 कह सकता है कि आप लिख के दिखाएं। तो आपने इनको माइंड में रखना है। और ये वाली जो दो चीज़ें ये तो आपको MCQs में भी आती हैं, अक्सर आती हैं, और बाकी भी MCQs में आ सकते हैं। लेकिन इनको तो आपने लाजमी याद रखना है कि जो कन्वर्जन फॉर्म ऑफ PD होती है ना, तो उसमें एक्सेप्ट स्टेट जो होती है वो सिर्फ एक होती है। और इस तरह अगर कन्वर्जन फॉर्म ऑफ PD की बात करें तो उसमें कोई रिजेक्ट स्टेट नहीं होती। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज की बात करें तो ये है A पावर 2n और B पावर n। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ इसका मतलब है कि A अगर जब भी आएगा ये 2 टाइम आएगा, और B जो आएगा ये 1 टाइम आएगा। यानी जस्ट सपोज कि अगर ये n है ना, आप n की पावर 3 टाइम ले लेते हो, तो इसका मतलब है कि आप 3 और मल्टीप्लाइड बाय जब 2 करेंगे इसको तो 6 टाइम आएगा। इसका मतलब जो A है वो 6 टाइम आएगा, यानी इस तरह करके आएगा। और अगर B की बात करें तो वो n टाइम आएगा। अभी हमने जो n लिया था ना वो 3 लिया था, तो इसका मतलब जो B आया है वो 3 टाइम आएगा। अब क्या होता है कि एग्जाम में जो आपको इस तरह कुछ PDF गिवन होता है और आपको कहा जाता है कि कन्वर्जन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करें। तो आप कन्वर्जन फॉर्म में इसको इस तब भी कन्वर्ट कर सकेंगे जब आपको पीछे जो अभी हमने पीछे पॉइंट देखे थे, ये वाले पॉइंट अगर आपको आते होंगे तो आप इसको कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे। अगर आपको ये नहीं आते होंगे तो आप इसको कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट आपके माइंड में होने लाजमी है। अब ये कुछ इस तरह से PD आपको गिवन होगा, यानी एग्जाम में गिवन होगा, तो आपने उसको कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कंडीशन नंबर 7 अगर आप याद करें तो कुछ हमने देखा था कि स्टार स्टेट थी ना, ये वाली थी। तो ये वाली अगर स्टेट देखें तो हमने कुछ PD में देखा था कि इस तरह से करते थे। लेकिन अगर आप ये कन्वर्जन फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरह से बनेगी कि एक स्टार्ट हम इस तरह से लगा के उसके बाद हम क्या करेंगे कि पॉप कर लेंगे डॉलर को। जब पॉप को डॉलर को करेंगे तो उसके फौरन बाद हमने कंडीशन नंबर 6 में देखा था कि जब भी हमने डॉलर को पॉप करना है तो उसके बाद हमने फौरन उसको रिप्लेस भी करना है। तो इस तरह करके हम उसको पुश भी कर देंगे, और इस तरह करके हम उसको मिला देंगे रीड 1 स्टेट के ऊपर। अब यहाँ पे जो दो चेंजेस आई है वो एक तो पॉप 4 हमने बनाई है और इस तरह पुश डॉलर बनाई। अब ये 4 क्यों हमने बनाई है, ये इसलिए 4 बनाई, यहाँ पे देखिए पॉप 1 आ रहा है और ये पॉप 3 आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इसको पॉप 4 बना दिया है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको पॉप 4 ही क्यों लिखा, आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। आप इसको 1 कर दें, इसी तरह इसको 2 करना पड़ेगा, इसको आपको 3 करना पड़ेगा, और इसको आपको 4 करना पड़ेगा। तो सारी नंबरिंग चेंज करने के बजाय बेहतर है कि आप इसको ही 4 कर दें। अब जब हमने ये बना लिया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें हमारे पास कंडीशन नंबर 4 जो थी वो कुछ इस तरह से थी कि जो नो टू पॉप स्टेट एग्जिस्ट इन ए रो ऑन द सेम पाथ विदाउट अ रीड आर हियर स्टेट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो पॉप 1 और ये पॉप 2 थी ना, तो इसके दरमियान में कोई रीड स्टेट नहीं थी। अब ये हम अपने पास से रीड स्टेट तो नहीं डाल सकते, लेकिन अगर रीड स्टेट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि एक हेयर स्टेट डाल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमने एक हेयर स्टेट को ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने कोई भी ट्रांजिशन शो नहीं की। अभी कंडीशन नंबर 3 में था कि एवरी रीड आर हेयर स्टेट मस्ट बी फॉलोड बाय ए पॉप स्टेट। अभी अगर रीड 1 की बात करें तो ये पुश के ऊपर जा रहा है और उसके बाद फिर से रीड 1 के ऊपर आ रहा है। तो इसको कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके रीड के फौरन बाद हमें एक पॉप स्टेट बनाना होगी। तो यहाँ पे रीड 1 के ऊपर हम पॉप स्टेट बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रीडिंग कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमने क्या किया था कि ये वाला जो डॉलर साइन था ना इसको हमने पुश किया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉप कर लेंगे। अभी आप कंडीशन नंबर 6 की बात करें तो आपको याद होगा कि डॉलर को जब हम रिप्लेस पॉप करते हैं तो हमें फौरन उसको रिप्लेस भी करना होता है। तो उसके फौरन बाद हम उसको पुश भी कर देंगे। अब क्या किया कि नेक्स्ट जो किया है ये वाला पुश ए कर दिया, यानी ये कौन सा पुश है कि ये वाली जो रीडिंग कर रहे थे इसको हमने उसको दोबारा से पुश भी कर दिया है। अब इस तरह करके एरो से फिर से रीड 1 स्टेट के ऊपर चला जाएगा। अभी ए की रीडिंग के लिए पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी ना कि हमने यहाँ पे डॉलर साइन पॉप कर दिया था और उसके फौरन बाद उसको पुश भी कर दिया था, और उसके बाद इस वाले ए को हमने पुश भी कर दिया था। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर आप ये जब इसको आपने ए को पुश कर दिया तो अब आपने इसको पॉप भी तो करना है ना, तो इसको पॉप कैसे करेंगे। अब क्या होगा कि आपका ए की रीडिंग के लिए, इसी ए की रीडिंग के लिए एक और पॉसिबिलिटी ये वाली हो सकती है कि आप क्या करें कि पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएं और पॉप ए को कर लें। ये किस वाले को करें कि अगर आप इस वे से आते तो आप इस वाले ए को पॉप कर सकते हैं। अब जब आप इस वाले ए को पॉप करेंगे तो यहाँ पे एक एक रीडिंग ये हो रही थी और एक आपने पॉप कर लिया। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि 2 टाइम ए को पुश करना पड़ेगा। तो वो सिंपल सी बात है कि जो एक ए है ना हमने ये रीडिंग वाला पुश करना है, और इसी तरह एक जो हमने ये वाला जो पॉप किया है ना इसको भी हमने ये वाला जो अभी पॉप किया है तो इसको भी हमने पुश कर देना। तो इस तरह करके ये जो पुश होंगे ये 2 टाइम ए पुश किया जाएगा। अब ये जो PD है ना ये बिल्कुल वही लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है जो अभी हमने ओरिजिनल PD देखा था ना, तो ये सिर्फ कन्वर्जन फॉर्म में था, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। तो आपको एग्जाम में क्या होगा कि इसी तरह करके कोई PD गिवन होगा और आपने उसको कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा।
या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, यानी आपको कोई कन्वर्जन फॉर्म में दिया हो और आपको कहा जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ें ना, ये वाली आपने जो जो ऐड किए ना, तो आपने क्या करना होगा कि जस्ट उनको रिमूव कर देना होगा, और इसी तरह करके ये चीज़ है आपने इसको भी रिमूव कर देना और इसको भी रिमूव कर देना है। तो जब आप इनको रिमूव कर देंगे तो ये वाला किस में आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो बस यही करके आप पीडीए जो है वो कन्वर्जन फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्जन फॉर्म में भी कह सकता है। अब ये कह रहा है कि जब आप कन्वर्जन फॉर्म में कर सकते हैं ना, तो उसके बाद कुछ इस तरह का टेबल भी आप बना सकते हैं। तो टेबल में क्या होगा कि आपने इस तरह करके कुछ कॉलम बनाने होंगे, यानी फ्रॉम कौन सी स्टेट से और कहाँ पे जा रहा है, टू और रीड क्या कर रहा है, रीडिंग किस चीज़ की हो रही है और पॉप किस चीज़ को कर रहा है। अब ये वाला जो है ना, ये आपको सेम एज इट इज़ एमसीक्यूज में आता है, और इसी तरह ये चीज़ भी आपको सेम एज इट इज़ एमसीक्यूज में आती है। तो इनको भी आपने माइंड में रखना है। या ये चीज़ें भी आ सकती है कि फ्रॉम कौन कौन सी हो सकती हैं, इसी तरह टू कौन कौन सी हो सकती हैं, और रीड क्या होगा वो क्या हो सकता है। तो वन और नो इनपुट, यानी जब आप रीड कर सकते हैं आपने वन ही करना है या कोई भी नहीं करना। अब आप टू जो करेक्टर है वो एट ए टाइम रीड नहीं कर सकते। इसी तरह जो पॉप कर सकते हैं वो भी एग्जैक्टली वन स्टैक करेक्टर है, यानी जो टॉप पे पड़ा होगा सिर्फ आप वही एग्जैक्टली वन ही कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फोर स्टेट नेम है, तो यहाँ पे आपने इनको भी माइंड में रखना है, ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं। इनको कहा जाता है स्टार्ट, रीड, हेयर और एक्सेप्ट। इनको क्या कहते हैं, इनको जॉइंट ऑफ द मशीन भी कहते हैं। आपको ये सेम एज इट इज एमसीक्यूज में आता है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट अभी हमने देखा था कि बिटवीन टू कंसेक्टिव जॉइंट्स ऑन ईच पाथ। अब इसका कहने का मतलब कि जब एक ट्रांजिशन यहाँ से या यहाँ से यहाँ तक होती है ना, तो जो रीडिंग होती है वो जस्ट एग्जैक्टली वन करेक्टर की होती है, यानी पॉप जो किया सकता है वो भी एग्जैक्टली वन करेक्टर को, और जो रीडिंग की जा सकती है वो भी एग्जैक्टली वन करेक्टर को। लेकिन वो कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ करेक्टर कैन बी पुश। तो ये चीज़ भी आपको एमसीक्यूज में आ सकती है कि जब आप कन्वर्जन फॉर्म में होते हैं तो आप कितने करेक्टर को पुश कर सकती हैं, कितने करेक्टर को रीड कर सकते हैं। तो रीड और जो पॉप है हम सिर्फ एक करेक्टर को कर सकते हैं, और पुश हम एनी नंबर ऑफ करेक्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन फॉर्म में पीडी होता है ना, तो वो इस तरह सेट ऑफ जॉइंट होता है, जिस तरह हम टीजे में देखा था ना। तो उसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे देखें स्टार स्टेट, ये हमारा जॉइंट है, यानी हमने अभी पीछे देखा था। इसी तरह रीड वन, हेयर स्टेट, और इसी तरह करके रीड टू और एक्सेप्ट स्टेट, यानी रीड वन, रीड टू, रीड थ्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, या हेयर वन, हेयर टू, इस तरह कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्टेट आ सकती है वो सिर्फ यही आ सकती है, या तो स्टार्ट आ सकती है, या रीड आ सकती है, या हेयर, या इसी तरह करके एक्सेप्ट। अब ये वाले जो है ना, ये हमारे पॉप भी हो सकते हैं, पुश भी हो सकते हैं, तो उनको ज्वाइंट नहीं कहा जाता। ये यहाँ पे ये वाला जो है ये पुश का साइन है, तो इनको ज्वाइंट नहीं कहा जाता। जो कहा जाता है सिर्फ स्टार्ट, रीड, हेयर और एक्सेप्ट स्टेट को कहा जाता है। तो ये आपको यही शो किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको इस तरह का कोई पीडीए गिवन होगा, या कन्वर्जन फॉर्म में भी हो सकता है और आपको सिंपल पीडीए स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो आपको सबसे पहले तो उसे कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ए लिस्ट ऑफ ऑल जॉइंट्स। टू जॉइंट आप बना सकते हैं, और उनको क्या कहते हैं, समरी टेबल। यानी आपको क्या होगा कि अगर आपको कन्वर्जन फॉर्म में एक पीडीए गिवन है तो आपको समरी टेबल बनाने का कहा जा सकता है। तो समरी टेबल कैसे बनता है यहाँ पे देखें जरा। अभी हमने पीछे देखा था कि हमने कुछ इस तरह का टेबल बनाना है, फ्रॉम वेयर, टू वेयर, रीड वर्ड, पॉप वर्ड, पुश वर्ड और रॉ नंबर। अब ये वाला एक कॉलम अब आपने एक और ऐड कर दिया पीछे। अभी हम ये बाकी चीजें तो देख के आए हैं। पॉइंट नंबर 7 में हमने देखा था कि जब भी हम कोई पीडीए ये कन्वर्जन फॉर्म में स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, ये वाली स्टेट लाजमी ही आती है, यानी स्टार्ट, पॉप 4, पुश डॉलर, उसके बाद रीड 1 के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने क्या लिखना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम वेयर यानी स्टार्ट स्टेट से हो रहा है, और टू वेयर अब कहाँ पे जा रहा है, ये रीड 1 के ऊपर जा रहा है। पुश का या पॉप का हमने लिखना ही नहीं, यानी हमने जो लिख रहे हैं ना वो सिर्फ जॉइंट्स वाले लिख रहे हैं। हमारे पास 4 ही जॉइंट स्टेट होती है, स्टार्ट होती है, इसी तरह करके रीड होती है, हेयर होती है, और लास्ट पे हमारे पास एक्सेप्ट होती है। तो ये आपको एमसीक्यूज में आता है, और हमने यही स्टेट के नाम यानी फ्रॉम वेयर, टू वेयर में यही 4 स्टेट के नाम लिख सकते हैं। हमने पॉप का भी नहीं लिखना, इसी तरह हमने पुश का भी नहीं लिखना। तो यहाँ पे रीडिंग में अगर देखें तो यहाँ पे हमने नर्सिंग लगाई, यानी रीडिंग तो कुछ भी नहीं हुई, तो रीडिंग जो है वो हमने नर्सिंग ही लिखनी है। और इसी तरह अगर पॉप वर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमने जो पॉप किया था वो ये वाला डॉलर साइन किया था, और इसी तरह अगर पुश की बात करें तो हमने डॉलर साइन को ही किया था। तो यहाँ पे पहले हमारा पॉप आ गया और उसके बाद हमने पुश कर दिया। अब इसको हमने नंबर दे देना 1। अब ये जो है ये वाली लाइन हमेशा आनी ही आनी, आपका कोई भी कन्वर्जन फॉर्म में पीडीओ आपकी कोई भी स्ट्रिंग रन कर रहे हो तो आपका ये वाली लाइन जो है लाजमी ही आनी है, और इसका जो रॉ नंबर होगा वो भी हमेशा 1 ही होगा। अब जब ये रीड 1 स्टेट के ऊपर है तो यहाँ पे देखो उसके बाद हमने ये वाला वे यूज किया था, तो ये वाला वे देखें यहाँ पे पॉप 6 के ऊपर आ रहा है, उसके बाद पुश डॉलर कर रहा है, फिर पुश ए कर रहा है, और उसके बाद फिर से रीड 1 के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से मेंशन करेंगे रीड 1 यहाँ से कहाँ से चल रहा है, और इसी तरह कहाँ पे जा रहा है, रीड 1 के ऊपर ही, यानी ये घूम के फिर से उसी के ऊपर वापस आ रहा है, तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे। अब यहाँ पे रीड वट किया, यहाँ पे देखें ये वाली रीडिंग हो रही है ए की, यहाँ पे हमने ए की रीडिंग लिख दी। अब पॉप वट है, ये वाला पॉप हो रहा है, यानी इसको पॉप किया और उसके बाद ये वाला पॉप हमने लिख दिया। अब यहाँ पे पुश वट, पहले हमने डॉलर साइन को पुश किया, यानी ये बॉटम ऑफ द स्टैक आ गया डॉलर, और उसके बाद हमने क्या किया कि ए को पुश कर दिया, यानी ये टॉप ऑफ द स्टैक ये ए आ गया। तो यही हमने लिख दिया और इसको हमने रॉ नंबर कह दिया 2। अब इसी तरह फिर से ये रीड 1 स्टेट के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉप 5, उसके बाद ये पुश ए कर रहा है और फिर से पुश ए कर रहा है और फिर से घूम के यहाँ पे फिर से वापस आ रहा है।
तो जब ऐसे आ रहा है ना तो हम कैसे लिखेंगे कि ये फिर से ऊपर वाला दोबारा ही लिख देंगे रीड 1, और ये कहाँ पे जा रहा है, रीड 1 के ऊपर ही। अब यहाँ पे फिर से रीडिंग जो कर रहा है वो इस वाले ए की कर रहा है। और अगर पॉप वर्ड की बात करें तो पॉप वर्ड में देखें इसने ए को पॉप किया, और उसके बाद ये जो पुश वर्ड कर रहा है ना तो यहाँ पे देखें 2 टाइम ए को पुश कर रहा है, इस ए को कर रहा है और इस ए को कर रहा है। अब हमने यही लिख दिया और इसको हमने रो नंबर 3 कह देना, यानी हमने सीक्वेंस से चलना है 1 2 3 और इसी तरह करके चलते जाना है। अब ये फिर से रीड 1 स्टेट के ऊपर है, तो हमने जो है ना हमेशा जॉइंट ऑफ द मशीन ही लिखने हैं, हमने ये पॉप और पुश को नहीं मेंशन करना, इस समरी टेबल के अंदर पॉप और पुश को मेंशन नहीं करना। तो यहाँ पे देखें रीड 1 के ऊपर से ये कहाँ पे जा रहा है, पॉप 1 के ऊपर, और उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, हेयर के ऊपर। तो हम यही मेंशन करेंगे इस तरह करके रीड 1 से कहाँ पे जा रहा है, हेयर के ऊपर। अब यहाँ पे हमने देखना है कि रीडिंग किसकी हो रही है, यहाँ पे अगर देखें तो बी की रीडिंग हो रही है, हमने यहाँ पे बी मेंशन कर दिया। और यहाँ पे अगर पॉप की देखें तो पॉप जो हो रहा है वो ए हो रहा है, तो हमने ये मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे पुश वर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे पुश तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे आप इस तरह करके इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और इस तरह करके डैश भी लगा दे तो वो भी वही चीज़ है। अब हमने इसको लाइन नंबर यानी रॉ नंबर हमने इसको 4 कह देना है। अब जब ये हेयर स्टेट के ऊपर आ रहे हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट जॉइंट है ना वो बन रहा है रीड 2 स्टेट, यानी पॉप 2 और उसके बाद रीड 2। तो हम इस तरह करके कुछ मेंशन कर देंगे हेयर और इसके बाद रीड 2 स्टेट। अब यहाँ पे अगर रीडिंग की बात करें तो कुछ भी रीड नहीं हुआ, ये जो हुआ है ये वाला ये पॉप हो रहा है, रीड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने रीडिंग की बात करें तो नर्सिंग लिख देना है, और इसी तरह अगर पॉप वर्ड की बात करें तो हमने ए को पॉप किया है। उसके बाद ये कहाँ पे आ गया था, रीड 2 स्टेट के ऊपर। और अगर पुश वर्ड की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी पुश नहीं किया गया, तो इसको भी ब्लैंक छोड़ के इसको सीक्वेंस में पीछे 4 था तो यहाँ पे आपने 5 कर देना है। अब यहाँ पे देखें जब ये रीड 2 स्टेट के ऊपर है ना तो यहाँ पे हमने नीचे नहीं जाना पॉप 3 की तरफ, यहाँ पे देखें ये वाला वे जाके यहाँ पे एरो पॉप 1 के ऊपर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला वे भी आ सकता है, तो इसको ऐसे कुछ मेंशन करेंगे रीड 2 और उसके बाद जो आ रहा है वो जॉइंट नेक्स्ट आ रहा है हेयर, तो हम ऐसे मेंशन करेंगे रीड 2 और हेयर। अब यहाँ पे रीडिंग की बात करें तो ये वाला बी रीड हो रहा है, यहाँ पे ये बी लिख दिया। और उसी तरह अगर पॉप की बात करें तो ए पॉप हो रहा है, तो यहाँ पे ए पॉप लिख दिया। और उसके बाद अगर पुश वर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ भी हम पुश नहीं कर रहे, तो इस तरह करके इसको हम रॉ नंबर 6 कह देंगे। अभी यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि जब ये पीछे एंड हुआ था तो हेयर के ऊपर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है रीड 2 के ऊपर। तो यहाँ पे इशू ये है कि अगर आपको पीडीए याद हो तो ये जो है ये है a पावर 2n, और इस तरह करके b पावर की बात करें तो वो है n। अब यहाँ पे 2n का मतलब है कि जब a आएंगे तो ये इस तरह करके कुछ आ सकते हैं, और अगर b की बात करें तो ये है इस तरह आ सकता है जब हम n को 1 लेते हैं। तो अब ये जब इस तरह से आता है ना तो यहाँ पे देखें जब ये सबसे पहले इस b की रीडिंग होती है ना तो उसके बाद इस a की रीडिंग हो जाएगी, उसके बाद इस a की रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि अब ये लाजमी नहीं कि ये वाला वे यूज करे, ये वाला तो वे तब यूज करेगा ना जब यहाँ पे 2b 3b इस तरह करके कुछ आएंगे। अगर ये भी तो हो सकता है कि रीड 2 के ऊपर जस्ट 1 टाइम ही b चाहिए, तो ये वाला 1 टाइम तो हमारा ऑलरेडी हो गया, तो उसके बाद ये पॉप 3 के ऊपर आ जाएगा और इस तरह करके एक्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे रीड 2 को लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्सेप्ट स्टेट को लिखेंगे। तो इस तरह करके आएगा रीड 2 के बाद ये आएगा पॉप 3 के ऊपर, पॉप 3 के ऊपर आएगा ये एक्सेप्ट स्टेट, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे रीड 2 एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हमने जो रीड किया ना ये डेल्टा को रीड किया, और इसी तरह अगर बात करें कि हमने जो पॉप वर्ड किया है यहाँ पे हमने डॉलर साइन को किया, और पुश वर्ड तो हमने किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो यहाँ पे हम इसको रॉ नंबर 7 कह देंगे। अब ये रॉ नंबर है ना इस तरफ ये वाला जो है ये आपकी हमेशा ही आएगी, ये वाली जो बाकी रॉ हैं ये आपकी चेंज हो सकती हैं, यानी यहाँ पे रीड की जगह कुछ और भी आ सकता है, हेयर आ सकता है, या इस तरह करके रीड 1 रीड 2 ये नेम चेंज हो सकते हैं। और ये जो है ये लास्ट वाला है ये वाली चीज़ जो है ये लाजमी आएगी, यहाँ इसका रॉ नंबर चेंज हो सकता है लेकिन ये वाली चीज़ जो है ये यही की यही रहेगी। अब जब हम इसका समरी टेबल बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही गिवन होता है, कोई कन्वर्जन फॉर्म में आपको पीडीए गिवन होता है तो आपने क्या करना होता है कि उसका समरी टेबल बनाना होता है। अब समरी टेबल के भी दो वे हो सकते हैं, आपको या तो ओवरऑल समरी टेबल बनाने का कह दिया जाए या कोई स्ट्रिंग देके कहा जाए कि इसका समरी टेबल बनाए। अभी जो हमने बनाया है वो जनरल बनाया, यानी उसमें कोई स्ट्रिंग हमने रन करके नहीं देखी, एक ओवरऑल जनरल सा बनाया, तो ये जनरल भी आपको कहा जा सकता है या स्ट्रिंग वाला भी कहा जा सकता है। अब इस स्ट्रिंग का कैसे हमने बनाना है यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरह करके अगर तो स्ट्रिंग गिवन हो ना और आपको कहा जाए कि इसका आपने समरी टेबल बनाना है तो फिर तो आपने इसके हिसाब से ही चलना है। लेकिन अगर आपने उसको समरी टेबल का कहा हो और आपको कोई भी स्ट्रिंग नहीं गिवन तो इसका मतलब है कि आपने जनरल सा बनाना है, जैसे अभी हमने बनाया ना तो आपने ऐसे करके ही बना देना है। लेकिन अगर स्ट्रिंग का बनाया तो स्ट्रिंग का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वो भी देख लेते हैं। अभी आपको याद होगा कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना तो ये जो पहली लाइन होती है ना ये हमेशा आएगी ही आएगी, इसका नंबर भी हमेशा रॉ नंबर 1 होगा और ये हमेशा ऐसे ही आएगी, यानी रीड स्टार्ट और रीड 1 और ये रीड वर्ड कर रहे हैं ये वाला, और इसी तरह करके पॉप वर्ड ये चीज और पुश वर्ड ये चीज। अभी देखें रीड 1 स्टेट के ऊपर देखें तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती थी ना कि यहाँ पे आके ए और रीडिंग करे और पॉप वर्ड किसको पॉप कर ले, ये डॉलर साइन को, यानी जो ऊपर हमने पुश किया था ना इसी को पॉप कर ले। अब अगर इसी को पॉप करता है ना तो क्या करेगा, उसको फौरन पुश भी कर देगा। अब जब इसको पुश करेगा ना तो ये होगा कि इसको ए को पुश भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो भी लेटर होगा उसको पुश कर देगा और यहाँ पे होके फिर से वहां पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे रीड 1 और कहाँ पे जा रहे हैं रीड 1 के ऊपर ही, और इस तरह करके हम ये बाकी चीजें भी लिख देंगे।
अभी नेक्स्ट फिर से ये रीड 1 के ऊपर आ गया, तो सेकंड पॉसिबिलिटी जो थी वो कुछ इस तरह से थी, यानी पॉप 5 के ऊपर फिर पुश क्या कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं, और इस तरह पुश करने के बाद ये जब फिर से रीड 1 के ऊपर आएगा तो हम यहाँ से फिर से मेंशन कर देंगे रीड 1, और रीड 1 के ऊपर ही आ रहा है, और यहाँ पे जो रीडिंग कर रहा था वो ए की कर रहा था, पॉप किसको कर रहा था, वो भी ए को कर रहा था, और पुश किसको कर रहा था, वो डबल ए को, यानी एक ए तो ये कर रहा था और एक ए ये वाला कर रहा था, और इसको हमने रॉ नंबर जो कहा हुआ था वो रॉ नंबर 3 कहा हुआ था। अभी बेसिकली हम जो चल रहे हैं ना, हम इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अगर स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें 4 टाइम ए है और 2 टाइम बी है, यानी ये अभी उसी लैंग्वेज की बात हो रही है, ए 2n और इसी तरह bn। अब यहाँ पे जो n लिया गया ना, ये 2 लिया गया, तो यहाँ पे देखें ये जब 2 मल्टीप्लाइड होगा तो इसका मतलब a जो आएगा ये 4 टाइम आएगा, और इसी तरह अगर b आएगा तो ये 2 टाइम आएगा, तो ये वही स्ट्रिंग है कि 4 टाइम a और 2 टाइम b, तो हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 4 टाइम a चाहिए और 2 टाइम b चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए सबसे पहले स्टैक के ऊपर 4 टाइम a को पुश करेंगे और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये हमने इस तरह करके रॉ नंबर 2 है ना, एक दफ़ा इसको यूज़ किया, और अब बाकी जो हमें इसको 3 टाइम यूज़ करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको 3 टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारी जो रीडिंग थी ना ए की, ये 4 टाइम ही आ रही है, लेकिन एक्चुअल में अब ये रीडिंग नहीं हुई है, ये जो 4 टाइम ए हमने रीड किया ना, एक्चुअल में ये स्टैक के ऊपर हमने रख दिया, यानी एक तरह से बैग है ना उसके अंदर हमने स्टोर कर लिया है, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। एक्चुअल में हमने इसको स्टैक के ऊपर रख दिया है। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि पुश वर्ड में अगर देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ए आ रहा है ना वो 6 टाइम का दे, जो हमें चाहिए था वो तो सिर्फ 4 टाइम चाहिए था, तो यहाँ पे देखें तो ये तो 6 टाइम आ रहा है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, हमने सिर्फ 4 टाइम ही किया। कैसे किया, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग समझा देता हूँ। हमने क्या किया था कि सबसे पहले जब आए थे ना तो हमने पुश डॉलर को कर दिया था ना, तो यहाँ पे ये पुश डॉलर ये साइन पड़ा है। अब क्या किया कि जब सबसे पहले रीडिंग हुई ना, यानी अब इससे बात कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे देखें कि जब ये रीड 1 के ऊपर आता है ना, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी होती है ना वो ये वाली थी कि ए को रीडिंग करे, यानी ए वाली, इस ए की बात हो रही है। जब ये ए है ना टेप के अंदर से डिलीट हो गया ना, अब क्या करेगा कि ये पॉप जो है ना यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि ए की रीडिंग आ गई है, अब यहाँ पे डॉलर साइन को इसने पॉप कर लिया। जब ये पॉप करेगा यहाँ पे ये वाला डॉलर साइन है ना, यहाँ से पॉप होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो जब यहाँ पे आएगा ना तो नेक्स्ट उसको फौरन क्या कर रहा है, पुश भी कर रहा है, यानी इसी डॉलर को फिर से इधर से रिमूव करके यहाँ पे ये डॉलर साइन दोबारा से पुश भी कर दिया स्टैक के ऊपर। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, पुश ए को भी कर रहा है, यानी ये वाला जो ए है ना, अभी हमने जिसकी रीडिंग की इसको स्टैक के ऊपर भी रख रहा है। अभी देखें तो टे में हमारे पास जो है ना ये 1 टाइम ए जो है हमने उसको तो रीड कर लिया, उसको स्टैक में रख दिया, यानी उसके टॉप पे रख दिया है। अब जब सेकंड ए की रीडिंग होगी ना, यानी इधर से रीडिंग होगी ना, तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी ये वाली हमने शो की हुई थी। अब जब इसको करेगा ना तो पॉप के ऊपर आके पॉप ए को कर लेगा, किस वाले ए को, इस वाले ए को पॉप भी कर लेगा, तो यहाँ पे एक ए तो ये वाला आ जाएगा, यानी इसको हमने अभी रीडिंग किया और उसके बाद क्या किया कि इस ए को हमने पॉप भी कर लिया। अब ये जो पॉप हो गया ना तो यहाँ से तो डिलीट हो गया। अब क्या होगा कि हमने 2 टाइम पुश भी कर दिया, तो जब 2 टाइम पुश किया ना तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों ही आ जाएंगे। सो क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरह करके ये वाला जो है ये ए इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 टाइम हमने पुश किया तो यहाँ पे यही शो करवाया हो कि 2 टाइम हर दफ़ा पुश होता है। अब यहाँ पे देखें तो हमने 2 टाइम रीडिंग कर लिया और हमारे पास स्टैक में जो पड़े वो 2 टाइम ही पड़े हैं। अब फिर से यही प्रोसेस दोबारा से वे करेगा, यानी अब आप यहाँ पे देखें ना कि हमने इसको रॉ नंबर 3 को 3 टाइम मेंशन किया हुआ है, तो पहली दफ़ा तो हमने देख लिया, अब ये सेकंड टाइम भी करेगा और थर्ड टाइम भी करेगा। अब क्या करेगा कि यहाँ जब इसकी रीडिंग करेगा ना तो ये फिर से ए की रीडिंग हो जाएगी, अब यहाँ पे ए की रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी और फिर से ये पॉप ए को कर लेगा। अब ये इस वाले ए को पॉप करेगा, तो जब इस वाले ए को पॉप करेगा ना तो यहाँ से ये टेप से स्टैक से डिलीट हो जाएगा। अब जब स्टैक से डिलीट होगा ना तो नेक्स्ट ये पुश ए भी कर रहा है, यानी दोनों ए को पुश कर रहा है, तो क्या होगा कि ये वाला जो ए है ये यहाँ पे फिर से आ जाएगा और ये वाला जो ए है ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह करके हो जाएगा। और हमारे जो स्टैक में आ गए हैं अब 3 नंबर ऑफ एज आ गए हैं। अब जब लास्ट टाइम करेगा ना टेप से रीडिंग, यहाँ पे टेप से रीडिंग करेगा तो ये वाला वे ले रहा है, यानी यहाँ पे देखें ए की रीडिंग हुई। अब यहाँ पे ए की रीडिंग जब हुई है ना तो क्या करेगा कि सबसे पहले पॉप कर लेगा, अब ये इस वाले ए को पॉप कर लेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह करके पुश 2 टाइम कर देगा, यानी ये यहाँ पे ये वाला जो है फिर से वापस आ जाएगा इसी की जगह और ये वाला जो है ये इसके टॉप पे आ जाएगा। तो इस तरह करके जो हमारे पास नंबर ऑफ ए स्टैक में पड़े ना वो 4 ही पड़े, यानी उतने ही पड़े जितने हमें चाहिए थे। अभी जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे अगर आपको 3 टाइम चाहिए था तो आप ये 3 टाइम ही प्रोसेस करते, यानी रॉ नंबर ये 3 है ना, आप इसको 2 दफ़ा ही मेंशन करते हैं, यहाँ पे 3 दफ़ा मेंशन है, तब हमने 2 दफ़ा ही मेंशन करनी थी। अब जब हमने 4 टाइम जितने हमें चाहिए थे हमने वो पुश कर दिए स्टैक में, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बी की रीडिंग होगी ना ये होगी, यानी अब एक्चुअल में रीडिंग स्टार्ट होगी। तो जब सबसे पहले रीडिंग होगी ना तो रीड 1 स्टेट से ये कहाँ पे चला जाएगा, तो अब ये रीड 1 स्टेट से हेयर स्टेट के ऊपर चला जाएगा, तो हम यही मेंशन करेंगे रीड 1 और हेयर। अब यहाँ पे रीड जो हुआ ना ये पहली रीडिंग ए वाली हो रही थी, ये ऊपर वाले जो थे ये हमने सिर्फ स्टैक में रखे थे, यहाँ पे पहले बी को रीड किया हमने और ये वाला बी कौन सा रीड हुआ, ये वाला रीड हुआ है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट क्या करेगा कि यहाँ पे ए ये वाला इसने पॉप कर लिया और इसकी
रीडिंग कर ली, यानी अब जो ए पॉप हुआ है ये वाली इसकी रीडिंग हो गई है। अब इस तरह करके हेयर पे आएगा और हेयर के बाद ये चला जाएगा रीड 2 के ऊपर। तो जब रीड 2 के ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये वाला ए को भी पॉप कर लेगा। अब ये वाला कौन सा ए था, ये वाला है, और इसकी भी रीडिंग हो जाएगी। तो इस तरह करके डबल ए बी रीडिंग हो गई, यानी ये वही लैंग्वेज चल रही है जो हमने देखी थी ए 2n, यानी जो भी आएंगे 2n आएंगे, और इस तरह अगर b की बात करें तो वो n आएंगे। अब n आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी। तो अभी जो हमने रीडिंग की है वो 1 की है, यानी 2 टाइम a और 1 टाइम b। सो ऐसे ही मेंशन कर देंगे कि हेयर स्ट्रेट है और वहां से कहाँ पे जा रहे हैं, रीड 2 स्ट्रेट के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे हेयर यहाँ पे और रीड 2 यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखें तो डेल्टा कुछ भी नहीं रीड हुआ है, नर्सिंग। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं मेंशन किया, तो इसका मतलब कुछ भी रीड नहीं हो रहा। अब यहाँ पे पॉप वर्ड की बात करें तो ए पॉप किया हमने, यहाँ पे ये देखें तो हमने ए को पॉप किया है। अब इस रो की बात करें तो ये हमारे पास रो नंबर 5 थी। अब इस तरह करके हमारी यहाँ तक स्ट्रिंग हमने रीड कर ली है। अब जब ये रीड 2 स्टेट के ऊपर है ना तो क्या होगा कि अब फिर से बी की रीडिंग करेगी, ये वाला वे लेगा और उसके बाद चला जाएगा ये पॉप 1 और उसके बाद हेयर पे। तो जब ये ऐसे जाएगा ना तो क्या होगा कि रीड 2 मेंशन होगा और उसके बाद हेयर स्टेट आएगी, यानी हम जॉइंट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे रीड 2 और उसके बाद हेयर आ गई। अब यहाँ पे जो है ना बी की रीडिंग हुई है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी की रीडिंग हुई है, और यहाँ पे पॉप जो किया गया वो ए को किया गया, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया ए को। अब इसको हमने रो नंबर 6 कहा हुआ था, जो जनरल टेबल बनाया था ना तो उसमें हमने रो नंबर 6 कहा हुआ था। तो जब अब ये जो है हेयर स्ट्रेट के ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए फिर से जो है ये पॉप कर रहा है, किसको कर रहा है, ए को। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे हेयर, और उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, रीड 2 स्ट्रेट के ऊपर। अब यहाँ पे जो रीडिंग है ये फिर से वही आ रही है नर्सिंग की। तो यहाँ पे इसने जो पॉप किया ना वो ए को किया, ये इस वाले ए को इसने पॉप किया है। अब यहाँ पे इसने पुश तो किया ही नहीं है, तो इसको हमने रो नंबर 5 कहा हुआ था, यानी ये वाली जो स्टेट है ना ये दोबारा से रिपीट हो रही है, तो हमने इसको बिल्कुल सेम एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पे आ जाएगा ये रीड 2 स्ट्रेट के ऊपर आ जाएगा। अभी रीडिंग देखें तो ये दोनों जो ए थे ना ये दोनों रीडिंग हो गई, ये वाला ए एक टाइम और इसी तरह करके ए के ये, और ये जो बी की रीडिंग हुई थी ये हुई थी और ये वाली ये हुई थी। तो इस तरह करके हमारी स्ट्रिंग जो थी वो A2N और इस तरह B2N ये वाली बन गई है। अब क्या करेगा कि यहाँ से आके पॉप 3 के ऊपर आएगा और फिर ये एक्सेप्ट पे आ जाएगा। तो हम ऐसे ही मेंशन करेंगे रीड 2 और उसके बाद एक्सेप्ट स्टेट है। अब यहाँ पे जो हमने रीडिंग की है ना ये डेल्टा की है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया डेल्टा को, और अगर पॉप की बात किया तो हमने डॉलर साइन को किया। यहाँ पे देखे पॉप और उसके बाद ये पुश तो कुछ किया ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको जो कहा गया था वो रो नंबर 7 कहा गया था। अब आपको उसने कुछ इस तरह से करके दिखाया हुआ है, तो ये वही की वही चीज़ है। उसने क्या किया हो कि यहाँ पे हमने जो बनाया ना टेबल इस तरह करके स्टार्ट और उसके बाद रीड 1, तो उसने सारी स्टेट के बीच वाली भी लिख दी है। तो ये आप लिख दें ना लिखें, अगर आप टेबल की बात करते हैं तो आपको ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा, और अगर आप सिंपल लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये जो अंदर स्टेट के नाम है आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो अभी टेबल बनाया वो उसमें सिर्फ हमने ज्वाइंट टू ज्वाइंट के नाम लिखे हैं। अब ये रीड 1 के बाद ये यहाँ पे देखिए फिर से रीड 1 आ जाएगा, और उसके बाद ये फिर से यहाँ पे रीड 1 आ गया, और उसके बाद फिर से यहाँ पे रीड 1 आ गई। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे आ गया रीड 1, और उसके बाद यहाँ देखें रीड 2, और लास्ट में यहाँ पे हेयर आ गया, और फिर से रीड 2, और लास्ट में एक्सेप्ट स्टेट आ गई। तो जब ये रो की बात की जाएगी तो यहाँ पे उसने रो भी मेंशन की हुई है, रो 1 2 3 3 3 3 इस तरह करके उसने सारी बताई हुई है। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमने ऑलरेडी ही निकाली हुई है, यहाँ पे हमने सारी आप यहाँ पे लिख देंगे तो ये बिल्कुल वही की वही रो बन जाएंगी जो उसने ऐसे करके लिखी हुई है। अब यहाँ पे उसने कहा हुआ कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द अबव पाथ इज नॉट ओनली जॉइंट टू जॉइंट बट स्टैक कंसिस्टेंट एज वेल। अब ये जॉइंट टू जॉइंट या स्टैक कंसिस्टेंट एज वेल क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको टेबल से समझाऊं ये चीज आपने नोट करनी है कि यहाँ पे देखें जहाँ पे एंड हो रहा है ना टू वेयर, अब ये जो नेक्स्ट आएगा ना ये बिल्कुल वही स्टेट आएगी। यहाँ पे देखें ये फिर से वही आ रही है रीड 1। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे रीड 1 आ रही है ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो देखें स्टार्ट हो रहा है इसी रीड 1 से हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि जहाँ पे एंड हो रहा है ना तो अगली जो स्टेट आएगी ना वो इसी से स्टार्ट होगी। यहाँ पे देखिए रीड 1 है इसी तरह। अब यहाँ पे अगर हेयर की बात करें तो अगली जो स्टेट आ रही है वो हेयर से ही स्टार्ट हो रही है। पिछली जो है वो एंड हेयर पे हो रही थी और अगली जो हो रही है वो हेयर से स्टार्ट हो रही है। तो इसी चीज को जॉइंट कंसिस्टेंट कहा जा रहा है कि जहाँ पे एंड हो रहा है अगली स्टेट जो है वो उसी से स्टार्ट हो रही है। अभी अगर स्टैक कंसिस्टेंट की बात करें तो उसके कहने का मतलब है कि जो हमें चाहिए था ना हम वो टॉप से ही लेते जा रहे थे। यानी ये नहीं करना पड़ा कि जस्ट सपोज के अगर इधर बी होता तो यहाँ पे हमें ये बी नहीं मिलना था, तो क्या होता कि इसकी जस्ट सपोज के यहाँ पे ए होता और उसके बाद ये डॉलर होता, तो क्या करना पड़ता कि ये वाला ए 2 टाइम रीड करने के बाद ये बी आ जाता, तो इसको हमें वेस्ट करना पड़ता है। इसको हमें वेस्ट करके फिर हम क्या करते हैं कि नीचे वाली है डबल ए को रीड करते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है तो स्टैक कंसिस्टेंट नहीं होता। अब जो भी चाहिए था वो हमें स्टैक के टॉप से मिलता जा रहा था, और इस तरह करके हमने 4 टाइम ए रीड कर लिया था और इस तरह करके स्टैक कंसिस्टेंट भी था। अब यहाँ पे जब हेयर स्टेट होती है ना रीड नथिंग, तो हेयर स्टेट जो होती है वो टेप से कुछ भी रीड नहीं करती। तो यहाँ पे इसलिए जो डेल्टा साइन है ना यहाँ पे हम क्या करते हैं रीड वट वाले कॉलम में लिख देते हैं। अब ये लास्ट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो होता है ना स्टैक कंसिस्टेंट, तो ये लाजमी नहीं होता। कन्वर्जन फॉर्म में जो भी हो वो हमेशा स्टैक कंसिस्टेंट हुई है। समटाइम ऐसे भी होता है कि आपकी जो रोज होती है वो स्टैक कंसिस्टेंट नहीं भी होती, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी।
अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट गिवन, तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है इस तरह करके रो 5, रो 5, रो 3, रो 6। तो यहाँ पे इसको आपको कुछ ऐसे एग्जांपल भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि आप ये बताएं स्टैक कंसिस्टेंट या जॉइंट कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसके आगे रीजन लिखी गई कि ये स्टैक और जॉइंट कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे उसने बताया होगा कि ये जो है ना, ये है स्ट्रिंग ऑफ 4 लेटर है। अब यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि एक लेटर ये होगा, एक लेटर ये होगा, एक ले और एक ये होगा। लेकिन ये जो है वर्ड ऑफ द रॉ लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन ये कि इट डज नॉट रिप्रेजेंट ए पास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड एंडिंग इन एक्सेप्ट स्टेट। अब हम देखते थे कि पीछे जब भी हम स्टार्ट करते थे ना, तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते थे और फाइनल स्टेट को जाते थे। तो अगर पीडीए की बात करें तो यहाँ से हमने जो स्टार्ट करना होता था, हमेशा स्टार्ट से लेके हमने उसकी एक्सेप्ट स्टेट तक पहुंचना होता है। तो यहाँ पे ना तो इसकी स्टार्ट स्टेट है और ना ही एक्सेप्ट स्टेट है, तो इसलिए ये यहाँ पे ज्वाइंट या स्टैक कंसिस्टेंट नहीं है। तो इस तरह करके ना तो ज्वाइंट कंसिस्टेंट है और इसी तरह ना ही ये स्टैक कंसिस्टेंट है। अभी देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको पीडीए या छोटा सा पीडीए का कोई थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप उसे कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करें। यानी क्या किया जाता है कि जस्ट एक कंडीशन वेरीफाई करने के लिए, कि जैसे सपोज कि अगर आपको 3 कंडीशन ही वेरीफाई करनी है, 2 रीड स्टेट दे दे और आपको क्या कि इसे कन्वर्जन फॉर्म में करें। तो 2 रीड स्टेट को हम कैसे करते हैं कि उसके दरमियान में हम एक ये स्टेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या हम एक पॉप स्टेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह करके आपको छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सेकंड नंबर पे आपको ये हो सकता है कि इस तरह करके आपको एक पीडीए गिवन हो, यानी कन्वर्जन फॉर्म में गिवन हो, और या ये भी हो सकता है कि आपको पीडीए गिवन हो और आपको कहा जाए कि इसे कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करें, या ये भी हो सकता है कि आपको कन्वर्जन फॉर्म में गिवन और आपको कहा जाए कि आप इसका समरी टेबल बनाएं। अब थर्ड नंबर पे ये भी हो सकता है कि आपको स्ट्रिंग दे दे, यानी स्ट्रिंग दे के कहे कि आप इसका समरी टेबल बनाएं। तो जो स्ट्रिंग होगी ना, आपको कुछ इस तरह से मेंशन करके उसने लाजमी तौर पे दी होगी। तो अगर वो स्ट्रिंग देता है तो आपने वो स्ट्रिंग के हिसाब से उसका समरी टेबल बनाना है, और अगर उसने स्ट्रिंग नहीं दी हुई तो आपने जनरल समरी टेबल बना देना है। अब नेक्स्ट हो सकता है कि स्टैक कंसिस्टेंट क्या है, या इसी तरह क्या पूछ सकता है कि आपको जॉइंट कंसिस्टेंट क्या है, या इसको एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है कि स्टैक कंसिस्टेंट तब होगा जब वो जो भी चीज उसने पॉप करनी है तो उसको टॉप के यानी स्टैक के टॉप पे मिल जाती है ना, तो वो स्टैक कंसिस्टेंट होगा। और अगर जॉइंट कंसिस्टेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि टेबल की बात करें तो जहां पे एंड हो रहता है ना, तो वहां से आगे स्टार्ट हो रहा ना, तो उसी को हम जॉइंट कंसिस्टेंट भी कहते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि पूरे पॉइंट आपको समझ में आ जाए।